जब परिवार के बारे में बात करते हैं, स्पेशली पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो पॉलिटिकल फैमिलीज़ हैं, तो कांग्रेस कह रही है जान के आपने जवाहरलाल नेहरू के स्पीचेस के बारे में, दोनों सदनों में जो आपने स्पीच दिए, राज्यसभा में, लोकसभा में, वहाँ पर आपने नेहरू जी के स्पीचेस पर बहुत तवज्जो दी और यही दिखाने के लिए कि नेहरू जी ने भी ऐसे काम किए हैं जिसके लिए आप उन्हें क्रिटिसाइज कर रहे थे। तो राहुल गांधी ने देर रात को मीडिया से बात करते हुए कहा कि आई डोंट नीड अ सर्टिफिकेट फ्रॉम मोदी जी अबाउट माय ग्रेट ग्रैंडफादर। तो अब ये फिर अब पूरा परिवार के ऊपर बन गया है कंट्रोवर्सी। हालांकि आपने जो एग्जाम्पल्स दिए थे वो परिवार के ऊपर नहीं था। पहली बात है, मैंने किसी के पिताजी के कुछ नहीं कहा है, मैंने किसी के दादाजी के लिए कुछ नहीं कहा है, नहीं मैंने किसी नाना जी के लिए कहा है, नहीं मैंने किसी की माताजी के लिए कुछ कहा है। मैंने देश के प्रधानमंत्री ने क्या कहा वो कहा है। और सरकार एक कंटिन्यूटी होती है, और इसलिए एक प्रधानमंत्री के ये विचार थे तब क्या स्थिति थी, आज के प्रधानमंत्री के ये विचार है क्या स्थिति है, और देश का ये हक बनता है। अब दूसरा, बार बार हमें कहा जाता है आप नेहरू जी का नाम लेते नहीं, आप नेहरू जी का नाम, अब हम लेते हैं तो भी मुश्किल हो रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इतना डर किस बात का है। प्रधानमंत्री जी, 2014 से आप कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते हैं। अब वो 60 से कम सीटें हैं कांग्रेस पार्टी की, और उत्तर प्रदेश में तो नंबर 4 पर हैं। तो आप इतना वक्त क्यों लगा रहे थे अपने स्पीच में कांग्रेस के ऊपर? पहली बात है कि देश की जो आज हालत है उसमें सबसे जिम्मेवार कोई मुख्य धारा है तो कांग्रेस की धारा है। इस देश को जितने प्रधानमंत्री मिले ना, उसमें से अटल जी को और मुझे छोड़ करके सारे प्रधानमंत्री कांग्रेस कुल के ही थे। इसके कारण देश में एक कांग्रेस की कार्यशैली ही राजनीति में एक प्रकार से मुख्य धारा बन गई। अब जब कांग्रेस की कार्यशैली, कांग्रेस की विचारधारा, कांग्रेस के पसंद नापसंद के आधार क्या है, संप्रदायवाद है, जातिवाद है, भाषावाद है, प्रांतवाद है, भाई भतीजावाद है, भ्रष्टाचार है, अगर यही इस राजनीति में मुख्य धारा में रहेगा तो देश का कितना बड़ा नुकसान होगा। और इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि हमें, और जब मैं कांग्रेस मुक्त भारत कहता हूं तब कांग्रेस की संख्या से मेरा लेना देना नहीं है। अब जैसे हम कम्युनिस्ट पार्टियों की आलोचना करते हैं, अब सत्ता में नहीं है, वो कहीं नजर नहीं आता, एक केरल में कोने में बैठे हैं, फिर भी वो विचारधारा खतरनाक है। उसी प्रकार से कांग्रेस ने जो राजनीति में की चरित्र की मुख्य धारा बनाई हुई है वो देश को तबाह कर रही है। अगर अच्छी कार्यशैली होती है, अच्छे तौर तरीके होते हैं तो देश आज से पहले बहुत आगे निकल चुका होता। बहुत रुका हुआ, ठहरा हुआ, जनता ने कुछ कर लिया तो कर लिया, ये हुआ है। उत्तर प्रदेश पे ही वापस आती हूँ। वहाँ पर जो ऑप्टिक्स की बात कर रही हूँ, जो पहले चरण में जो चुनाव होने वाले हैं, ऑप्टिक्स में ऐसे लग रहा है जैसे दो युवा नेता हैं, अखिलेश और जयंत, और दूसरी तरफ बहुत ही पावरफुल योगी जी और मोदी जी, जो सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर रही है, कह रहे हैं, और उनके साथ है ईडी, उनके साथ है जुडिशरी, उनके साथ है मीडिया। तो एक अनइवन प्लेइंग ग्राउंड है। आप क्या कहेंगे इस बारे में? पहली बात है कि ये दो लड़कों वाला खेल तो हमने पहले भी देखा था, और इतना अहंकार था कि उन्होंने गुजरात के दो गधे ये शब्द प्रयोग किया था, और उत्तर प्रदेश की जनता ने उनको हिसाब दिखा दिया। और एक बार तो दो लड़के भी थे और एक बुआ जी भी उनके साथ थी, फिर भी उनके हाल नहीं बना, क्योंकि उत्तर प्रदेश इस प्रकार के जोर से अगर किसी को 25 साल पर मताधिकार मिलता है, मान लो 25 साल पर चुनाव लड़ने का हक मिलता है, मान लीजिए, मताधिकार तो 18 साल में मिल जाता है, लेकिन 25 साल पर उसको चुनाव, लेकिन कोई पिताजी ऐसा कहे कि देखो मेरा ये बेटा है वो 10 साल का है, ये बेटा है 15 साल का,
दोनों 25 के हो गए, उनको चुनाव लड़ने दो, तो कोई लड़ने देगा क्या? तो इस प्रकार की मेलजोल से चलता है क्या? नहीं, पर जो उनका आरोप है कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, क्योंकि बीजेपी सरकारी मशीनरी और इदारों का इस्तेमाल करती है, ईडी का, और टैक्स रेड्स होते हैं कैंडिडेट्स पर, उनके रिश्तेदारों पर, आप क्या कहेंगे? हिंदुस्तान में भ्रष्टाचार ये दीमक की तरह देश को परेशान कर रहा है कि नहीं कर रहा है? ऐसे लोगों के खिलाफ जनता ने हर बार आवाज उठाई कि नहीं उठाई है? अगर मैं कुछ न करूं तो जनता मुझे माफ करेगी क्या? जहां से भी सरकार को जानकारी मिलेगी, सरकार ने कदम उठाना चाहिए कि नहीं उठाना चाहिए? और कदम उठाने के बाद अगर देश के खजाने में अरबों खरबों रुपये आ रहे हैं तो मेरी तारीफ होनी चाहिए। अच्छा, चुनाव के समय हिंदुस्तान में हर बार चुनाव चलता रहता है भाई, तो सरकार काम करना बंद कर दे क्या? चुनाव आप एक बार तय कर लीजिए भाई, 5 साल में एक बार ही चुनाव होगा, सब मिलकर के चुनाव लड़ेंगे, सभी राज्यों के साथ होंगे, केंद्र का साथ में होगा, सारा खर्चा भी बच जाएगा, तो फिर कभी ईडी भी नहीं दिखाई देगा, सीबीआई भी नहीं दिखाई देगा। अब क्या करे? वो तो सरकारी दफ्तर है, वो अपने अपने तरीके से काम करते हैं, वो स्वतंत्र तरीके से काम करते हैं, चुनाव बीच में आ जाता है, करेंगे क्या? वो तो अपने टाइम टेबल से चलते रहते हैं, जहां से उनको जानकारी मिलती है करते हैं, सरकार का उसमें कोई रोल भी नहीं होता है। ये पहला चुनाव है किसान कानून वापस लेने के बाद चुनाव। जब आपने देश के नाम संदेश किया तो उस टाइम आपने कहा कि ये चुनाव से संबंधित डिसीजन नहीं था, आपने पूरे उस प्रक्रिया के बारे में बताया, लेकिन आपके समर्थक भी कह रहे थे दैट देयर वाज सो मच ऑफ पर्सनल कैपिटल। प्रधानमंत्री जी शायद कन्विंस नहीं कर पाए किसानों को कि ये देश हित में है, किसानों के हित में है, और उसकी वजह से आपके समर्थन भी जो हैं वो डिसअपॉइंट हो गए थे। तो क्या आप इसको एक व्यक्तिगत रूप में आप इसको एक हार मानते हैं? देखिए, मैं किसानों के दिल जीतने के लिए निकला हुआ इंसान हूँ। मैं छोटे किसानों का दर्द समझता हूँ और मैंने हमेशा उनके दिल जीतने का प्रयास किया है, और हिंदुस्तान भर के किसानों का मैंने दिल जीता भी है, मेरा साथ दिया है, समर्थन किया है। लेकिन मैंने कहा था, उस दिन भी कहा था टीवी में, कि मैंने किसानों की भलाई के लिए कदम उठाए, लेकिन आज देश के हित में मैं वापस कर रहा हूं। मैं समझता हूं इसको अधिक विस्तार मुझे करने की जरूरत नहीं है। बाद के घटनाक्रमों से पता चलेगा कि क्यों जरूरत पड़ी थी। तो क्या आप एक डायलॉग करने के लिए फिर से तैयार हैं, किसानों को कन्विंस करने के लिए? इस देश के लोकतंत्र का ये सबसे पहला कर्तव्य बनता है, लोकतंत्र में जनप्रतिनिधि का और सरकार का, कि जनता के साथ संवाद करते ही रहना चाहिए, और हम लगातार करते हैं। हम कभी भी संवाद टूटना जिसके पक्ष में है ही नहीं। हर किसी को, मुझे भी सुनना चाहिए, मेरी सरकार को भी सुनना चाहिए, और बातचीत करना ही चाहिए। बातचीत हमेशा होनी चाहिए, और इश्यू पर चर्चा ना हो ऐसा नहीं है। जैसे हम बजट के पहले बजट कैसा बने हद से क्यों पूछते हैं, किसानों से पूछते हैं कि बजट कैसा बनना चाहिए, उनके विचार लेते हैं। ये हम तो मानते हैं कि सब कुछ ज्ञान बाबुओं के पास है और नेताओं के पास है, ऐसा हम नहीं मानते। हमारे देश के पास, हर नागरिक के पास अनुभव है, हर नागरिक के पास ज्ञान का भंडार है। हम तो सबसे संवाद करना चाहते हैं, सबसे सीखना चाहते हैं, सबके सुझावों के आधार पर हम चलना चाहते हैं। कोविड के टाइम, फर्स्ट वेव और सेकेंड वेव, उसके बारे में आपने अपने स्पीच में भी जिक्र किया कि उसे आपने कहा कि जो कोविड के अगेंस्ट जो हमारी लड़ाई थी वो वी वर विक्टोरियस, मतलब भारत जो है वो विक्टोरियस उभर के आया। लेकिन आपने ये भी कहा कि महाराष्ट्र की सरकार और दिल्ली की सरकार जो है वो नकारात्मक कार्य कर रही थी, लेकिन अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी और शिवसेना ने, तीनों ने कहा कि नहीं, ये गलत है। कोविड की लड़ाई में जो नाकामयाबी सरकार की थी, सेंट्रल गवर्नमेंट की थी, वो हम पे लादा जा रहा है। मैंने ये कहा कि कांग्रेस पार्टी, जब लॉकडाउन हुआ, WHO समेत सब लोग कहते थे कि जो जहां है वहां रहे, वो एक जगह से दूसरी जगह पे न जाए, वरना कोरोना के वो
शिकार हो जाएगा, उसका जीवन को तकलीफ हो जाएगी। और उस समय कोरोना किस चाल से चलता है, उसका रूप रंग क्या है, कोई पता ही नहीं था दुनिया को। लॉकडाउन, अफरा तफरी में लॉकडाउन राज्यों ने शुरू कर दिए थे, राज्यों ने लगातार अपनी तरफ, और एक राज्य लॉकडाउन कर रहा है तो दूसरे, तो इसलिए नेशन वाइड कुछ करने की आवश्यकता बन गई थी। ये लोग भूल जाते हैं, लॉकडाउन पहले से ही राज्यों ने शुरू कर दिए थे। भारत सरकार ने तो बाद में लॉकडाउन का निर्णय करना पड़ा सबको एक साथ उसकी स्थिति सुधारने के लिए। दूसरी बात है, मैंने कहा कांग्रेस पार्टी ने फ्री टिकट दे करके लोगों को प्रोत्साहित किया कि आप जाइए। वो टिकट तो दिया उन्हें 500,000 लोगों को, लेकिन हवा बना दी कि जाओ। अब उस समय ये न करते तो हमारे देश के श्रमिकों को 2-4, क्योंकि भय का वातावरण तो था ही था, 2-4 दिन में चीज़ें संभल जाती उनको पर, तो और बाद में व्यवस्थाएं खड़ी हो जाती। लेकिन उल्टा किया और पूरी ताकत श्रमिकों के लिए लगानी पड़ी। तब जाकर के योगी जी को हजारों बस भेजनी पड़ी यहाँ पर। यहाँ पर भी दिल्ली में आप पार्टी ने, उसके नेताओं ने जीपों में जाकर के झुपड़पट्टी में कहा है, वीडियो अवेलेबल है कि भाई आप जल्दी जाइए और वहाँ पहुँचिए, वहाँ से आप अपने घर पहुँच जाइए, यहाँ तो लॉकडाउन हो रहा है। भय पैदा कर दिया है। और मैं हमेशा कहता हूँ, ये भारत की जनता इतने बड़े संकट में, दुनिया मानती थी कि हिंदुस्तान का हालत सबसे खराब होगा, और स्वाभाविक था कि इतनी बड़ी जनसंख्या, हम इस प्रकार से समूह में रहते हैं, हमारा जीवन भी सामूहिक होता है, और ये बीमारी ऐसी है कि तुरंत लपेट लेती है, तो हमारे लिए हर प्रकार के संकट थे, ये तो मानना पड़ेगा। और बीमारी ने दुनिया भर को जिस प्रकार से समृद्ध देशों को तबाह कर दिया है, उसकी तुलना में हम बच पाए, तो हम गर्व से कह सकते हैं कि भाई हिंदुस्तान के नागरिकों ने जो भी उनके पास संसाधन थे, उन्होंने अपने डिसिप्लिन को फॉलो किया और उन्होंने अपने आप को बचाने में काफ़ी मदद की। तो विजय मैंने जो भी कहा है 130 करोड़ को, लेकिन मैंने ये कभी नहीं कहा कि कोरोना खत्म हो गया। मैं तो आज भी कहता हूँ ये बहुरूपिया है, वो कभी भी नए रंग रूप के साथ मैदान में उतर आता है और हमारी स्थितियों को चुनौती देता है। हमें हर बार डायनेमिक व्यवस्था से नई नई व्यवस्थाएं खड़ी करनी पड़ रही है और हमें जागरूक रहना पड़ेगा। प्रधानमंत्री जी, चुनाव 5 राज्यों में है। अब पंजाब की बात करती हूँ, तो आपको क्या लगता है कि बीजेपी ने जो अपना एलाई खोया है पंजाब में, उसकी वजह से मतलब तीसरी पार्टी आ रही है शायद पंजाब में पहली बार, पर बीजेपी कभी अपना रूट्स बना नहीं सकी उस राज्य में। क्या आप इसको एक राजनीतिक विफलता मानते हैं? मैं समझता हूं कि मेरी पार्टी के जो वरिष्ठ नेताओं ने उस समय जो नीतियां बनाई, जो रणनीतियां बनाई, वो उस समय के लिए बहुत अनिवार्य थी, और उसके कारण पंजाब की एकता, पंजाब के अंदर फिर से एक बार शांति का माहौल बने, पंजाब खून खराबे से बाहर निकले। और मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने राजनीतिक स्वार्थ के बजाय पंजाब का हित सुप्रीम माना, और उसने राजनीतिक जो भी कॉम्प्रोमाइज़ करने की आवश्यकता थी किया, वो बहुत ज़रूरी था इसलिए किया। हम पंजाब को खून खराबे से बाहर निकालना चाहते थे, हम पंजाब को शांति देना चाहते थे, और उसके लिए अगर बीजेपी का नुकसान होता है तो होने देंगे, ये हमने होने दिया। बीजेपी तब भी पनप सकती थी, लेकिन हमारे लिए ज़रूरी था कि हम उस रास्ते पर चले जिसके कारण हम यहाँ पर सुख शांति का माहौल बनाने में हम बहुत बड़ा पॉजिटिव योगदान दे सके, और वो हमने किया, और पंजाब को बाहर निकालना में उस संकट से बाहर आए। जहाँ तक राजनीति का सवाल है, आज भारतीय जनता पार्टी सबसे अधिक विश्वसनीय पार्टी के रूप में पंजाब में उभरी है। आपने देखा होगा, बहुत बड़े वरिष्ठ लोग, समाज जीवन के वरिष्ठ लोग, जिनका राजनीति से लेना देना नहीं थे, वैसे बहुत बड़ी मात्रा में पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया है। फिर जो राजनीति के बहुत बड़े महारथी हैं, ऐसे लोगों ने भी अपने पुराने दल छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी, टिकट दे या न दे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पंजाब के स्थिरता के लिए, पंजाब के विकास के लिए, पंजाब की शांति के लिए बहुत जरूरी है, और इसलिए पंजाब में भारतीय जनता पार्टी का शासन बनना चाहिए। आज पंजाब से आवाज उठी है, और इसलिए है हम आगे बढ़े हैं। आज 2 दल भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ गए हैं। कैप्टन साहब और ढींडसा साहब बहुत पुराने लोग हैं जो राजनीति
कि वहाँ महारथी रहे, 3-3 दशक तक जिन्होंने वहाँ की राजनीति को दिशा दी है, ये लोग आज भारतीय जनता पार्टी को पसंद कर रहे हैं। और इसलिए मैं मानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी पहले की तुलना में बहुत ही यशस्वी होगी। पंजाब के लोगों के जो एस्पिरेशंस कई कारणों से, हमने भी शायद कॉम्प्रोमाइज कर करके अपनी पार्टी का नुकसान किया, हो सकता है कुछ लोगों का भी हुआ होगा, लेकिन अब जब हम खुल करके आए हैं तो उनका भी हौसला बुलंद हो गया। जो लोग दबे हुए रहे थे वो भी खुल करके हमारे साथ आए हैं। हमने किसान को डायरेक्ट बेनिफिट के लिए हम अड़े रहे, हमने कैप्टन साहब को समझाया, कैप्टन साहब हमारे साथ थे उस समय, वो मुख्यमंत्री थे, सहमत हुए और किसान को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हमने किया पंजाब में उसकी खेत की। तो मैं 1000 से ज़्यादा वीडियो निकली है, 1000 से ज़्यादा सोशल मीडिया में, एक मिनट की वीडियो में देख रहा था, मैंने भी कभी 10-12 तो देखी होगी। किसान कह रहा है कि मेरा खेत तो उतना ही है, मेरी फसल वही है जो मेरे 20-25-30 साल से हम कर रहे हैं, पैदावार भी उतनी है, लेकिन मेरे घर में इतने रुपये पहले कभी नहीं आए जितने मोदी जी की सरकार ने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का निर्णय किया और किसान को जो माल है उसका पैसा सीधा बैंक में खाते में उसके जाएगा। तो सारे बिचौलिए गए, कट जो होता था वो गया और मुझे मेरा पूरा पैसा मिला। ये छोटा किसान आज भारतीय जनता पार्टी का जय जयकार कर रहा है।